नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दिन एक बार फिर लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों के प्रति फिर अपना दिल बड़ा कर दिया है। उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया है। इसके जवाब में पीएम मोदी ने भी पलटवार करते हुए क्या कहा, बताएंगे आपको। इसके साथ ही तीसरे चरण के मतदान का किस तरह से एक तरह से जनता में जोश दिखाई दे रहा है, वो भी देश भर से आपके सामने लेकर आएंगे। इसी के साथ नजर डालेंगे कुछ और अन्य बड़ी खबरों पर। देश विदेश की अर्थ जगत की भी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी। 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। 1331 उम्मीदवार मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में डाला वोट। कई बड़े नेताओं ने भी किया मताधिकार का प्रयोग। पीएम ने कहा, सामान्य दान नहीं है मतदान, बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। तीसरे चरण में राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत का हो रहा है फैसला। अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया और प्रहलाद जोशी समेत विपक्ष के दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव और सुप्रिया सुले जैसे कद्दावर नेताओं की सीटों पर मतदान जारी। आगामी 4 चरणों के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री का तूफानी प्रचार जारी। मध्य प्रदेश के खरगोन और धार में की जनसभा। कहा, 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की साजिश को रोक सकूं। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर और बीड़ में करेंगे रोड शो। चौबीस की चुनौती में विरोधी दल ने भी झोंकी ताकत। झारखंड में राहुल गांधी तो बिहार में तेजस्वी का धुआंधार प्रचार। यूपी में मायावती, अखिलेश के साथ बाकी दलों ने भी तेज की प्रचार की धार। आखिरी चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीट पर होगा मतदान। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 मई तक बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेंगी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए राजस्थान एक कदम दूर। और मिड डे प्राइम में शुरुआत करेंगे सबसे पहले 24 की चुनौती की खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस विशाल जनसभा में भारी जनसमूह उमड़ा। पीएम ने अपने संबोधन में कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। राजद प्रमुख लालू यादव के मुसलमानों को आरक्षण देने के बयान पर पीएम ने प्रहार किया। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं।
आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। बाकी तो उनका सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। बारी बारी से सब छोड़ करके भाग गए। बताइए साथियों, मोदी तो इतने दिनों से सिर्फ यही कह रहा था कि ये आपके हक में से कुछ हिस्सा काटकर धर्म के आधार पर बांट देंगे। लेकिन इनकी साजिश तो और गहरी है। ये लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। और आइए आपको बताते हैं कि आरक्षण पर लालू प्रसाद यादव ने क्या बयान दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुसलमान आरक्षण का खुलकर समर्थन किया है। लालू यादव ने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। बहुत अच्छा वोटिंग हो रही है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, लाइनें लगी हुई है सब जगह। तो लालू प्रसाद यादव ने तीसरे चरण का मतदान देश में जारी है। उस बीच में लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान आता है कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया का आज तीसरा चरण है। सुबह 7 बजे से ही इस चरण में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही शाम तक और 1331 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार सुबह से ही तमाम जगहों पर लोग निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पहले 7 मई को 94 सीटों के लिए मतदान होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीख को आगे बढ़ाकर 25 मई कर दिया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त भीषण गर्मी और लू चल रही है। बावजूद इसके मतदाताओं में अपने मताधिकार के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से मतदान केंद्रों में जागरूक मतदाताओं की खासी भीड़ दिखाई दे रही है। तो उधर गुजरात की भी सभी 25 सीट पर वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मतदान के बाहर पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे को गोद में भी उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपना वोट देने के बाद उन्होंने लोगों से भी अपील की कि ये एक दिन किसी की जिंदगी से ज्यादा बड़ा होगा। देश के लिए ये एक दिन सोचने का दिन है। ये दिन देश के भविष्य के लिए है। और उन्होंने लोगों से अपील की, खुद वोट देते हुए और देने के बाद भी उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अपना वोट देने के बाद जिस तरह से वो लोगों के बीच पहुंचे, ये उनकी अपील करने का एक तरीका था लोगों से, जहां वो महिलाओं से मिले, फर्स्ट टाइम वोटर्स से मिले। एक बच्ची को गोद में उठा के उन्होंने एक तरह से लाड दुलार करा और फिर वहां लोगों से अपील की। वहीं यहां एक दिव्यांग बच्ची भी मौजूद थी जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। पीएम ने उस बच्ची के पास जाकर उससे बातचीत की। और महिलाओं ने इस मौके पर अहमदाबाद में पोलिंग बूथ के बाहर पीएम मोदी को राखी भी बांधी। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से अपील की है कि वो लोकतंत्र में महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें
उन्होंने कहा कि इस उत्सव में मतदान कोई सामान्य दान नहीं है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अहमदाबाद में एक मतदान केंद्र पर उन्होंने वोट डाला। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। कांग्रेस ने अपनी पार्टी सचिव सोनल पटेल को गांधीनगर से मैदान में उतारा है। तीसरे चरण में गुजरात की सभी 25 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो जाएगा। हम जानते हैं सूरत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के दौरान ही एक तरह से सूरत से निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुने जा चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित शाह ने अपना वोट दिया। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। उधर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में वोटिंग की। उसके बाद उनकी पत्नी ने भी वोट डाला। कांग्रेस प्रमुख ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो अपने गठबंधन की जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। बिजनेसमैन, गरीब तबके के लोग भी सभी मिलके इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर लाएंगे और भारी बहुमत से चुन के देंगे। उधर गुजरात के पोरबंदर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। मांडविया इस बार पोरबंदर से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र और गुजरात की जनता को भारी मात्रा में मतदान करें, विकास के लिए मतदान करें, विकसित भारत के लिए मतदान करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल ने अपना वोट डाला। केंद्रीय मंत्री और धारवाड़ से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने भी मतदान किया। वहीं महाराष्ट्र में वोटिंग जारी है। शरद पवार ने बारामती के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले का मुकाबला महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। इस बार ये मुकाबला परिवार के बीच का ही है। वहीं केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी के एक मतदान केंद्र में मतदान किया।
उधर अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने अहमदाबाद में मतदान किया। बता दें कि गौतम अडानी वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतार में खड़े हुए दिखे। इसके बाद गौतम अडानी वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए दिखे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के शेफर्ड स्कूल में सपरिवार मतदान किया। मतदान के बाद साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लोग सुबह से अपने घरों से निकलकर वोट करने पहुंच रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में लोकतंत्र की सुखद तस्वीर देखने को मिली। महिलाएं लोकतंत्र के उत्सव में लोकगीत गाते हुए बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंची। तो लोकतंत्र के पर्व की सही तस्वीर विदिशा से दिखाई दी, जहां महिलाएं गीत गाती हुए वोट करने गई। वहीं पश्चिम बंगाल का मालदा आम खासा लोकप्रिय है। इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण मालदा लोकसभा सीट पर मालदा बार्लो गर्ल्स हाई स्कूल में मालदा आम के थीम पर मतदान केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जो मतदाताओं का ध्यान खींच रहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत खड़िया दामर में बचवार पारा से 8 किलोमीटर पहाड़ी के रास्ते में चलकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। और तीसरे चरण के मतदान पर और बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुमेश पटेल कोरबा झारखंड से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अमृतपाल संबल उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं, आयशा खानम हुबली कर्नाटक से जुड़ रही हैं और आशुतोष शुक्ला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ही। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैनपुरी से। आशुतोष, जानना चाहेंगे मुकाबला भी दिलचस्प है किस तरह से लगातार, क्योंकि दो चरणों में एक चिंता रही कि वोट प्रतिशत को लेकर एक चिंता हुई है। तो इस समय भीषण गर्मी है, लेकिन किस तरह से लोग निकल के आ रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने? देखिए ऋतु, दिन के 1:30 बज रहे हैं और जिस तरह से सुबह का मतदान की लाइनें थी, मतदाता जिस तरह से निकल करके आ रहे थे, शाम तक ये बात कही जा सकती है कि मतदान प्रतिशत में कहीं न कहीं इजाफा होगा। आंकड़े जब सामने आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिवर्तन, जो 2 चरणों में मतदान की कमी हुई है, उसकी पूर्ति देखी जा सकती है। अगर ऋतु हम इन 10 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में इस तीसरे चरण में चुनाव हो रहा है कहें तो सीधा मुकाबला अगर है तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और समाजवादी गठबंधन के बीच का है। इन 10 सीटों में 8 सीटें अब तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रूलिंग सिटिंग है, और जबकि 2 सीटें सपा के खाते में थी। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी एक अलग होकर के वो भी कहीं न कहीं लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है, या कहीं उसकी भूमिका भी दिखाई देती है। तो अगर हम कहें तो सीधे तौर पर जो 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, सबसे महत्वपूर्ण अगर मुकाबला देखा जाए और सबसे रोचक मुकाबला देखा जाए तो यह तीसरा चरण का ही है उत्तर प्रदेश का। इसमें समाजवादी पार्टी परिवार के लगभग 4 सदस्य जो है शामिल हैं, जिनके आज भाग्य का फैसला जो है जनता देगी। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जिस वैचारिक लड़ाई, तमाम सारे वाद प्रतिवाद जिस तरह से प्रचार के दौरान हुए, उन सब के परीक्षण के बाद जो परिणाम निकल करके आएगा, तो निश्चित रूप से उसमें वैचारिक आधार पर कौन कितना मजबूत रहा, ये देखने वाली बात होगी। ऋतु जी, आशुतोष आप हमारे साथ बने रहिएगा। आयशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयशा,
हुबली बेहद अहम सीट मानी जा रही है, मुकाबला कड़ा है। कर्नाटक की सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो जा रहा है आज के साथ ही। किस तरह से मुकाबले को भी देखती हैं, कर्नाटक के पूरे चुनाव प्रचार को देखती हैं, वो मुद्दे क्या रहे और सबसे अहम बात, किस तरह से वोटिंग, लोगों में उत्साह बना हुआ है? देखिए ऋतु, सुबह से गर्मी के बावजूद लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बूथ पर पहुंच रहे हैं और खास बात यह है कि अभी तक जो पोलिंग हुई है करीब 30% से ज्यादा हुई है। देखिए, ये माना जा रहा था कि धूप के चलते लोग नहीं आएंगे, लेकिन लोगों ने इस अनुमान को गलत साबित कर दिया और यहाँ पर भी भारी मात्रा में हम देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो हुबली एक अहम सीट है। देखिए, हुबली में इस वक्त वहां खड़ी हूँ जो ग्राउंड जीरो था। हाल ही में नेहा हत्याकांड के चलते इस इलाके यहाँ पर बिल्कुल आयशा, कई प्रयास किए गए हैं कि 2 चरणों में जो धीमा मतदान देखा गया उससे बेहतर मतदान हो सके तीसरे चरण में। लेकिन आइए सीधे अभी आपको ले चलते हैं, हमारे सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहे। उससे पहले हम चलते हैं सीधे झारखंड चाईबासा, जहां राहुल गांधी इस समय एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। किसी घर का मालिक होता है तो उसको अधिकार मिलते हैं। तो जब हम आपको आदिवासी कहते हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि जल, जमीन और जंगल ये सबसे पहले आपका था और क्योंकि ये सबसे पहले आपका था, इसीलिए आपको इस जल पर, जंगल पर, जमीन पर अधिकार मिलने चाहिए। और जो हिंदुस्तान में धन है, जो हिंदुस्तान की अलग अलग संस्थाएं हैं, उसमें आपको भागीदारी मिलनी चाहिए। ये हमारे प्रेस के मित्र खड़े हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का माहौल बनाते हैं, मगर आपको मालूम है कि ये लोग आदिवासियों की बात कभी नहीं करते। आदिवासी को बीजेपी के कार्यकर्ता ने आदिवासी युवा के मुंह पे पेशाब किया। आदिवासियों पर बलात्कार होता है मगर मीडिया वाले कभी नहीं दिखाते हैं। तो चाईबासा से आप देख रहे थे, राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया, साथ ही साथ तमाम उन बातों को रखा जो वो सत्ता पक्ष के एक तरह से विरोध में रखते। उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर ध्यान नहीं दिया है मौजूदा सरकार ने। कई इसी तरह के आरोप और उन्होंने लगाए। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम लौटेंगे तीसरे चरण के मतदान पर और जानेंगे अपने संवाददाताओं से कि इस समय मतदान किस तरह से चल रहा है, क्या है बड़े मुद्दे उन इलाकों के। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और आइए लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान किस तरह से चल रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता संभल से अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष हमारे साथ
जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आयशा खानम भी हमारे साथ हुबली से जुड़े हुई हैं। अमृतपाल, आपके पास आना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी, 2 चरणों में देखा गया कि उस गर्मी का असर भी मतदान पे दिखाई दिया, जहां एक तरफ आशुतोष और आयशा बता रहे हैं कि तीसरे चरण का मतदान शुरुआती तौर पर बेहतर दिखाई दे रहा है पिछले 2 चरणों से। जानना चाहेंगे संभल जैसी सीट से और तीसरे चरण की इन 9 सीटों का मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है। किस तरह से अभी मतदाताओं में क्या उत्साह दिखाई दे रहा है? कि अभी तक अगर आप कैलकुलेट करें कि पिछले 2 चरणों में कितनी 1 बजे तक वोटिंग हुई थी, जहां मैं हूं संभल में, ये आज जो पूरी 10 सीटें हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतदान हो रहा है। 1 बजे तक करीब 43% मतदान हुआ है। अगर पूरी 10 सीटों की बात कर लें तो करीब 35% का फिगर है, जो कि काफ़ी अच्छा फिगर है, क्योंकि सुबह जनरली देखा जाता है कि मतदान अच्छा होता है, फिर दिन में डिप होता है, क्योंकि यहाँ इस रीजन में 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर दोपहर को पहुँच जाता है। अभी आपको मेरे पीछे लाइंस नहीं, स्क्यूज कतारें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि लोग अंडरस्टैंडेबली दोपहर को अपने घरों से निकलना इस गर्मी में नहीं पसंद करते। फिर दोबारा 4 बजे के बाद पिकअप करता है मतदान, क्योंकि 6 बजे तक का मतदान है। तो रिलेटिवली कंपैरेटिवली पिछली जो पहले 2 चरणों में जिसमें डिप देखा गया था, यूपी में था ही 55% मतदान, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा इजाफा होगा अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं, अगर उनको हम कोई बेस रखें तो। जी अमृत, इंटरेस्टिंग है, 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि संभल में इस समय तक 43% मतदान हो चुका है, जहां कुल 35% है, तो संभल में मतदाताओं में जो जोश दिखाई दे रहा है, उसके आप किस तरह के कारण आप आंकते हैं, वहां मौजूद हैं? क्या मुकाबला एक बड़ा कारण दिखाई देता है, मुद्दे हैं, या फिर क्या वो कारण आपको दिखते हैं? क्लोज कॉन्टेस्ट है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। ये सीट, जैसे आशुतोष ने बताया कि जिन 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है, एक्चुअली 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है इस चरण में, तो जिन 10 सीटों में हो रहा है उसमें से 2 ही पिछली बार समाजवादी पार्टी को गई थी, संभल और मैनपुरी, जहां आशुतोष हैं। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव जीते थे 2019 में, फिर क्योंकि उनका देहांत हो गया था 22 में, तो उनकी बहू डिम्पल यादव वहां से मतदान बाय पोल्स में जीती थी, अब फिर दोबारा कैंडिडेट है। यहाँ पे जो कैंडिडेट थे वो उनकी डेथ हो गई इस साल, अब उनके जो पोते हैं वो जियाउर रहमान बर्क, वो चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा कड़ा मुकाबला है, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो फेवर करता है समाजवादी पार्टी को, पर बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। 14 में यहाँ से बीजेपी जीती थी, तो बीजेपी एक अपना जो मैंडेट है वो वापस लेने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए पार्टीज ने काफ़ी लोगों को मोबिलाइज किया है। दूसरी बात, जब आप लोगों से बात करते हैं, आम लोगों से, पॉलिटिकल पार्टीज और सियासी लोगों को छोड़ दें, तो वो कहते हैं, आप मुझे जो पिछले 4 दिन में समझ आया कि वो ये कहते हैं कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर वाकई इंप्रूव हुआ है, और जो बीजेपी इनको पिच दे रही है कि अगर सेंटर में और प्रदेश में सरकार एक रहे तो इसको डबल इंजन की सरकार, इनके डेवलपमेंटल काम ज़्यादा बढ़ पाएंगे। यही चुनाव अगर असेंबली के लिए हो सकता है परिणाम अलग हो, क्योंकि लोग डिफरेंटली वोट करते हैं लोकसभा चुनाव में और असेंबली चुनाव में, पर ये जैसे मैंने कहा कि कास्ट और कम्युनिटी कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी को सूट करता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो इसलिए कड़ा मुकाबला है। लोग पॉलिटिकल पार्टीज की मोबिलाइजेशन ज़्यादा है और लोगों में वोट अवेयरनेस ज़्यादा है, इसलिए लोग ज़्यादा बाहर आ रहे हैं मतदान करने के लिए। जी अमृत, आप बने रहिएगा। अमृत हमारे साथ, सोमेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। सोमेश, छत्तीसगढ़ से कई ऐसे गांव रहे, हमने देखा कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में भी कई ऐसे गांव थे जो पहली बार मतदान करने जा रहे थे। अभी तक का अगर मतदान प्रतिशत जाने, वो किस तरह से है, लोगों में उत्साह कैसा है, और साथ ही साथ वो कौन से बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही वो इलाका है जहां से कुछ बड़े मुद्दों की गूंज सुनाई दी है लोकसभा चुनाव में। जी रितु, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। जो 11 बजे तक का जो वोट प्रतिशत है 29.4% यहां पर मतदान हुआ है, और जो कोरबा लोकसभा सीट में
13 लाख मतदाता है। महिला वोटरों की बात करूं तो 6 लाख यहां पर महिला वोटर है। मैं इस वक्त जो कोरबा लोकसभा सीट के केडिया जो मतदान केंद्र है इस इलाके पे मौजूद हूं और यहां पर 2 पोलिंग बूथ है। इस पोलिंग बूथ में 2084 मतदाता है। आप मेरे पीछे भी देखेंगे कि यहां पर लोग जबरदस्त उत्साह है, लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और यहां पर जो सुबह से जो महिला वोटर्स हैं, महिला मतदाता हैं, बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर कुछ महिला भी हैं जो मतदान कर चुके हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। आपने मतदान किया है, कब से खड़ी थी यहाँ पर? 2 घंटे से खड़े हैं और अभी खाना भी नहीं बनाया है। मतदान जरूरी है, वो देकर ही खाना बनाएंगे। आप क्या कहेंगे? जी 2 घंटे से खड़े हैं, खाना भी नहीं बनाए हैं और हाँ, मतदान जरूरी है, लोकतंत्र का महापर्व है। यहाँ पे हम लोग हर किसी को मताधिकार का प्रयोग करना जरूरी है। अगर हम लोग मताधिकार का प्रयोग नहीं करें तो हम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या पे यहाँ पे महिला, युवा, बुजुर्ग, तमाम ये जो लोग हैं, जो अभी जो दोपहर का जो समय है, दोपहर में लोग घर से कम निकलते हैं क्योंकि तापमान सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बढ़ चढ़कर इस इलाके में मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दूसरा, आपने महत्वपूर्ण सवाल किया, कोरबा में जो मुद्दे की आपने बात की, तो कांग्रेस के शासनकाल में 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के शासनकाल में 5 साल में इस इलाके में कोई विकास नहीं हुआ। इस इलाके में सड़क की सबसे बड़ी समस्या है। आज भी लोगों को एक जगह से दूसरी सीमा पर इस इलाके में कोल का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया था, कोयला स्कैम हुआ था। दूसरा, इस इलाके में डीएमएफ की राशि होती, गरीबों के लिए पैसा होता है, उस राशि का यहाँ पर जमकर दुरुपयोग किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की, साफ तौर पर उनका यही कहना था कि हमने जो देश में विकास हुआ है उस मुद्दे पर हम वोट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त उत्साह है, लोग यहाँ पर सुबह से ही अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी ऋतु। जी सुमेश, आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ये भी माना जा रहा है कि जो शुरू के 2 चरणों में जो मतदान प्रतिशत में कमी देखी गई या मतदाताओं में कम उत्साह देखा गया, उसका कारण कहीं ना कहीं जमीन पर जो राजनीतिक पार्टियों के जरिए जो मुद्दे जनता के बीच रखे गए हैं उसमें शायद जनता की बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई दी है। आप किन कारणों को पाते हैं? क्योंकि ये जो 3 चरण थे उत्तर प्रदेश के लिए, ये 3 चरण अहम थे राजनीतिक पार्टियों के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनमें कुछ नए प्रयोग, नए गठबंधन साथी जुड़े, तो किस तरह का असर देखते हैं और खासकर इन 10 सीटों पर भी कैसा आप देखते हैं पूरा चुनाव प्रचार? देखिए ऋतु, आप भी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर चुकी हैं। यहाँ का जिस ओर इशारा कर रहे थे अमृतपाल जी कि किस तरह से कास्ट इक्वेशन होता है, तो कहीं न कहीं अगर लोकसभा का चुनाव देखा जाए तो उस कास्ट इक्वेशन को भारतीय जनता पार्टी ने भोथरा किया था, तोड़ दिया था। और यही कारण था कि इन 10 सीटों में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। वो इतिहास फिर से दोहराने की एक बार तैयारी है। जब 8 सीटें गई थी तब नेताजी मुलायम सिंह यादव जीवित थे। आज उनके न रहने पर भी जो है कहीं न कहीं उनके प्रति सद्भावना लोगों में दिखाई देती है और वो लगभग कमोबेश हर दल के लोगों के में वो आदर के पात्र हैं। लेकिन जहां तक मतों की बात है, वोटों की बात है, अभी हमारी जो सूचना है लगभग 10 सीटों पर जहां पर मतदान हो रहा है, लगभग 28 से 30% तक मतदान हुआ है। लेकिन पोलिंग स्टेशनों पर जिस तरीके से लोगों का आना अब हम तेजी से देख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि 2 चरणों में पिछले जो चुनाव हुए थे उससे कहीं न कहीं मतदान जो है का प्रतिशत जो है बढ़ेगा। और इसके लिए जो है व्यापक स्तर पर निर्वाचन आयोग ने जो है तैयारी की थी। हम आपको बता दें, ये पिंक बूथ है। यहाँ पर दवाइयों से लेकर, पानी से लेकर और बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं, जिससे किसी तरीके से यहाँ पर मतदाता अगर आए तो उसे परेशानी न हो और घरों से निकल करके आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इस महापर्व में वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। मुद्दे ये दोनों कभी साथ साथ नहीं इन 10 चरणों में, इन 10 तीसरे चरण के 10 जिलों में जो चुनाव हो रहे हैं, हर लोकसभा सीट पर मैं पिछले दिनों गया था और हर जगह मैंने ये देखा था कि स्थानीय मुद्दे भी थे, जातीय क्वेश्चन भी था और इसके साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी थे। तो अब इस को लेकर के कौन सी चीज इतना भारी पड़ती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और इस गढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अच्छी तरह से सेंधमारी की थी और इस बार क्या कुछ कर पाती है ये भी आने वाले समय पर ही पता लग पाएगा। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल। इन 10 सीटों में से 3 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग भी अखिलेश यादव के चुनाव लड़ रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होगा। आप चारों ही साथियों का, अमृतपाल, आशुतोष, आयशा खानम और सोमेश, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चुनावी मैदान से इन तमाम अपडेट्स को हम तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद।
और तीसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा उम्मीदवार अमित शाह चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में गुना से अपनी सीट को हार गए थे, तो एक बार फिर वो चुनावी मैदान में हैं। धारवाड़ से प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं। राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला भी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं पोरबंदर से डॉक्टर मनसुख मांडविया राज्यसभा के बाद ये पहली बार उनका लोकसभा चुनाव अपना लड़ने जा रहे हैं। उधर उत्तरी गोवा से श्रीपद यसो नाइक चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक लंबे समय के बाद एक तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 7 बार से वो मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ से चुनावी मैदान में। हम जानते हैं दिग्विजय सिंह को 2019 में साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल सीट पर से 3 लाख के वोट से हराया था। वहीं बेलगाम से जगदीश शेट्टार, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनावी मैदान में हैं। दिग्विजय सिंह की भी साख दांव पर है। इस सीट से उनका जीतने के लिए कड़ी टक्कर दी जा रही है उनको। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वो भी चुनावी मैदान में हैं। वहीं सुनेत्रा पवार बारामती से चुनावी मैदान में हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी हैं और उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। सुप्रिया सूले से बारामती से ही चुनावी मैदान में। शरद पवार की परंपरागत सीट एक तरह से ये रही है, लंबे समय से जीतते रहे बारामती से। वहीं एसपी सिंह बघेल आगरा से चुनावी मैदान में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी से चुनावी मैदान में हैं। और तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी के कई नेता, एक तरह से कह सकते हैं अखिलेश यादव परिवार के 3 नेता इस समय चुनावी मैदान में हैं। सरोज पांडे कोरबा छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से छत्तीसगढ़ से चुनावी मैदान में। रमेश जिगजनागी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजापुर कर्नाटक से चुनावी मैदान में इस समय कड़े मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। भगवंत खूबा बीदर कर्नाटक से हैं और कर्नाटक की सभी सीटों पर आज ही मतदान संपन्न हो जाएगा। बसवरा मुंबई हावेरी कर्नाटक से चुनावी मैदान में हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार कटाक्ष करते हुए भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लगाए। पीएम ने कहा कि आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। पीएम ने कहा कि जनता को ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। पीएम ने कांग्रेस से छोड़ने वाले नेताओं के बयानों का हवाला देकर कहा कि कांग्रेस के इरादे बेनकाब हो चुके हैं। कांग्रेस के इरादे कितने भयानक है, इसकी साजिशें कितनी खतरनाक है, ये समझना हो तो आपको उन लोगों की बातें सुननी होगी जो 20-20, 25-25 साल कांग्रेस में रहे हैं। 20-20, 25-25 साल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, और ये लोग अब धमाधम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये कुछ अजीब सी बात है ये। और वो बाहर आकर के खुली हवा में सांस लेते ही कहते हैं बस अब और नहीं, इनफ इज इनफ। आप इनकी बातें सुनिए। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है।
तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। तो लोकसभा चुनाव के लिए जहां आज तीसरे चरण के तहत मतदान जारी है, वहीं आगामी चरण के लिए विपक्षी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज झारखंड में चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी सिंहभूम और गुमला में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज लखीमपुर खीरी में रैली करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अकबरपुर, इटावा और उन्नाव में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में मशहूर अभिनेता शेखर सुमन भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर अभिनेता शेखर ने मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की। शेखर सुमन के अलावा कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा ने भी पार्टी का दामन थाम लिया है। राधिका खेड़ा ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया उससे पीड़ित होकर आज मैं बोलते हुए भी ये कांप रही हूं जब मैं उस पल को वापस जीती हूं। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं रामलल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। मोदी जी के सानिध्य में जो हमारा देश पिछले 10 सालों से गतिशील है, विकासशील है, जहां अवस्था भी बदल रही है, व्यवस्था भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है, तस्वीर भी बदल रही है, दशा भी बदल रही है और दिशा भी बदल रही है, उसमें शामिल होना, उस प्रवाह में, उस ऊर्जा में हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो ताकतें हैं, जो करना चाहती हैं, उनका आप हाथ बटाएं। भले ही आप एक अदने से इंसान हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला है। उधर रांची में आज दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी जारी है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के ठिकानों पर छापेमारी के बाद आज दूसरे दिन ईडी की टीम रांची में आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आज फिर छापेमारी में ठेकेदार राजीव के पास से 1.5 करोड़ ईडी ने बरामद किए हैं। और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधे रुख करते हैं दिवाकर कुमार का। दिवाकर, ईडी अपने दूसरे दिन भी लगातार अपने छापों में आगे बढ़ रही है, अभी तक का अपडेट क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर कल जो छापेमारी हुई थी उसमें करीब 35 करोड़ रुपए मिले थे और उसके बाद देर रात ईडी ने पूछताछ के बाद जो आलमगीर आलम के पीए हैं और पीए के जो नौकर हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया और आज अभी थोड़ी देर पहले उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है और संभावना यह है कि उन्हें 5 दिनों की रिमांड ईडी को मिल सकती है। उसके बाद आज सुबह से जो ताज़ा खबर आ रही है कि लगातार ईडी ने जो रात भर पूछताछ हुई उसके बाद कुछ उनको क्लू मिला है। उसके बाद रांची में 7 ठिकानों पर, चाहे वो सिल सिटी के बाद जो दूसरा इलाका है रातू में चल रहा है, फिर आईटीआई बस स्टैंड के पास चल रहा है, तो लगातार जो छापे हैं वो लगातार चल रहे हैं। और उसके बाद एक बिल्डर के यहाँ से करीब 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं और वहाँ पर मशीन लाई गई है नोटों की गिनती के लिए। तो हो सकता है कि ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है। तो लगातार जो ईडी की दबिश है
वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से झारखंड में ब्लैक मनी का कारोबार और जो टेंडर घोटाला हो, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला हो, उसका एक से एक कनेक्शन जो है वो जुड़ता जा रहा है और उसके बाद उसकी तह और परतें लगातार खुल रही हैं जब ईडी की कार्रवाई लगातार झारखंड में हो रही है। इसके पहले भी आपको पता होगा कि किस तरीके से झारखंड में चाहे वो जमीन खरीद फरोख्त का मामला हो, चाहे फिर मनरेगा घोटाला का मामला हो, कई ब्यूरोक्रेट्स जेल में जा चुके हैं। कई यहाँ तक कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल में है और जमीन खरीद फरोख्त मामले में जेल में। अब आलमगीर आलम अपने पीए के जरिए घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 35 करोड़ नगद बरामद होना कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और वो भी एक नौकर के घर से। तो कहीं ना कहीं इसके कनेक्शंस जो हैं वो कांग्रेस तक भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आलमगीर आलम ने अपने बचाव में साफ तौर पर यह कहा है कि उनके जो पीए हैं वो पहले भी किसी और भी मंत्री के पीए रह चुके हैं, तो वो अभी फिलहाल पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन जब पूछताछ ईडी करेगी लगातार, जब उनको ईडी इंट्रोगेशन पर लेगी, तो निश्चित तौर पर ये जो पड़ते हैं वो खुलेगी निश्चित तौर पर। जी दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर। हालांकि वो जो दृश्य कल सबने देखे हैं, जिस तरह से 30 करोड़ का एक तरह से उन नकद नोटों का जो एक तरह से जखीरा पूरा था, वो बहुत समय तक लोगों की नज़रों से शायद जाएगा नहीं, उनके जहन से दूर नहीं होगा, क्योंकि इस कदर नोट जिस तरह से ढेर में किसी के घर पे मिले हों 30 करोड़ रुपए, ये ताज्जुब की बात है। और ईडी अपनी इस तफ्तीश को और आगे लगातार बढ़ा रही है। आज भी दूसरे दिन भी लगातार छापेमारी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर पूरे अपडेट के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। ईडी की ओर से ASG SV राजू दलीलें रख रहे हैं। SV राजू ने दलील दी कि शुरुआत में ईडी जांच केजरीवाल पर केंद्रित नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, केजरीवाल की भूमिका भी इसमें सामने आई। गवाहों के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है, बयान केजरीवाल के पक्ष में नहीं है। उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अदालत ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में CBI द्वारा दर्ज केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अब 15 मई तक बढ़ा दी है। और मिड डे प्राइम में वक्त है खेल की खबरों का, और खेल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी साथी सुचित्रा। स्वागत है। और क्या खबरें हैं खेल जगत से? जी शुक्रिया रितु। शुरुआत करते हैं क्रिकेट के साथ। बांग्लादेश दौरे पर गई भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लगातार चौथी जीत हासिल कर ली है। भारत ने बारिश से प्रभावित मैच में बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 56 रन से हरा दिया और सीरीज में 4-0 की अजेय बढ़त बना ली। अब टीम इंडिया क्लीन स्वीप से बस एक कदम दूर है। 14 ओवर के इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 122 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश की टीम 7 विकेट खोकर 68 रन ही बना सकी और उन्होंने ये मैच गंवा दिया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेंगी। मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स का सफर शानदार रहा है। तालिका में दूसरे स्थान पर स्थित ये टीम अब तक खेले गए 10 मैच में से 8 में जीत हासिल कर प्लेऑफ में जगह बनाने के करीब पहुंच चुकी है। वहीं दिल्ली की टीम अब तक खेले गए 11 मैच में से सिर्फ 5 मैच ही जीत सकी है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दिल्ली को अपने सभी मैच जीतने होंगे।
आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 173 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 17.2 ओवर में 3 विकेट खोकर 174 रन बना लिए और 7 विकेट से इस मैच को अपने नाम कर लिया। मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव ने विस्फोटक पारी खेलते हुए 51 गेंद में 102 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं तिलक वर्मा 37 रन बनाकर नाबाद रहे। जीत के बाद मुंबई की टीम अब तालिका में अंतिम स्थान से 9वें पायदान पर आ गई है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर बरकरार है। T20 विश्व कप 2024 में टीम इंडिया नई जर्सी में मैदान पर नजर आएगी। बीसीसीआई ने T20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च कर दी है। टीम इंडिया की नई जर्सी वी आकार की है। जर्सी के कंधे और बाजू नारंगी रंग के हैं, साथ ही कॉलर पर तिरंगे के स्ट्राइप्स बने हुए हैं। बीसीसीआई ने नई जर्सी को लॉन्च करने के लिए खास अंदाज अपनाया। टीम इंडिया की नई T20 जर्सी को हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया। भारत की स्टार महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने सऊदी स्मैश टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मनिका ने विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज चीन की वांग मानियो को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। विश्व रैंकिंग में 39वें स्थान पर काबिज मनिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 मिनट तक चले मुकाबले को 6-11, 11-5, 11-7, 12-10 से अपने नाम करने में सफलता हासिल की। भारतीय मुक्केबाजों ने ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने अभियान का अंत 22 पदकों के साथ किया। भारतीय मुक्केबाज इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 9 रजत और 8 कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाने में सफल रहे। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा, खेल जगत की इन तमाम खबरों के लिए। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में भी आज बस इतना ही। लगातार हम तीसरे चरण के मतदान का अपडेट आप तक लेते आएंगे। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।